आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत की गई है उसके क्या मायने हैं और उसके पीछे का क्या संदेश छिपा हुआ है। उसी के साथ पार्लियामेंट में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के सुनते ही या शुरू होते ही ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी जो पार्टियां उन्होंने वॉकआउट कर लिया। तो इसके पीछे के क्या मायने हैं और मणिपुर के मामले को लेकर के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी के ऊपर। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी सोम प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि तिरंगा यात्रा तो शुरू की गई है, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखो, देश 70 साल जब आजादी से हुए उसके बाद आजादी का अमृतकाल शुरू हुआ। देश तेजी से तरक्की कर रहा है, खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। इस काल को मनाने के लिए आजादी का पिछले साल भी तिरंगा यात्रा निकाली थी 3 दिन। आप भी प्रधानमंत्री ने कहा है सभी लोग अपने 13, 14, 15 तारीख को अपने घरों में तिरंगा लहराएंगी और युवा तिरंगा यात्रा निकालें। इससे देशभक्ति की भावना, देश के लिए प्यार, देश के लिए साथ ऐसी भावनाएं देशभक्ति की पैदा होती है और देश के युवा भी इसमें लगते हैं। सोम प्रकाश जी, लेकिन जो तिरंगा यात्रा शुरू की गई है उसमें विपक्षी सांसद या विपक्षी नेता कोई भी शामिल नहीं हुए। उनका कहना है कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा है, देश की तिरंगा यात्रा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये देश की यात्रा है, सभी को शामिल होना चाहिए। तिरंगा तो सभी का साथ है, सब इससे गर्व करते हैं। तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कहना कि ये बीजेपी की यात्रा है बदकिस्मती है। ऐसे लोग जो सोचने वाले हैं, इसमें तो सभी को बड़ी खुशी से हिस्सा लेना चाहिए। जी सोम प्रकाश जी, पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन शुरू किया तो उसी के साथ कहीं के विपक्ष सारी पार्टियों ने वॉकआउट कर लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1-1.5 घंटे के बाद वॉकआउट किया। 1.5 घंटा प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, 2 घंटे से ज्यादा वो बोले, 2.5 घंटे बोले। उन्होंने सारी बात इस बात पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा वे पिछले बार 5 साल पहले भी लेकर आए थे। इसी तरह ये हमारे देशों को होता है जो इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं और लोग इन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन कर देते हैं। तो पहली बार भी ज्यादा वोटों से हम जीते थे, इस बार भी शुभ होगा, ज्यादा वोटों से एनडीए और बीजेपी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और ये लोग इस बात को सुनना नहीं चाहते और जो मोशन जो मणिपुर के ऊपर लेकर आए थे, उन्होंने विस्तार से पहले दिन अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने विस्तार से बताया क्या क्या की है, क्या क्या वहाँ पे सरकार ने किया है और हम प्रधानमंत्री ने बताया। इसके बाद लोग बात सुनना नहीं चाहते थे, क्या करें जी। और लोगों में भ्रांति पैदा करना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते जी। सोम प्रकाश जी, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के हिंसा जो हुई है उसको लेकर जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए तो मैसेज नहीं दिया है। देखो, जितनी भी विस्तार से बात हुई, क्या क्या किया, होम मिनिस्टर 3 दिन बैठे और स्टेट में 23 दिन वहाँ पे बैठे। और इससे पहले भी जब कांग्रेस के समय में हिंसा होती थी, कभी होम मिनिस्टर ने किया, कहीं एमओसी किया, कहीं सेक्रेटरी किया, कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई, कभी बयान नहीं हुआ। ये अपना सभा भूल जाते हैं, जो बात करते हैं और जो भी सरकार कर्तव्य किया है और ये कहा है कि तो सभी को हिंसा को खत्म करने के लिए समूह यत्न करने चाहिए, सभी पार्टियों में साथ मिलकर। सोम प्रकाश जी, मणिपुर मामले को लेकर के क्या बीजेपी जितना कहती है उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है या दे रही है, या फिर एक राजनीति का एक एजेंडा बन के रह गया मणिपुर?
ये मणिपुर में जो भी सरकार कर सकती है और लोगों को अपील भी कर रहे हैं और जो एक्शन करना है वो कर रहे हैं। और जैसे रवि किया था, सभी ने अपील की है वहाँ के रहने वालों को इस हिंसा को खत्म करें, देश को तरक्की और खुशहाली की तरफ मंत्र पहले शांत हो, उस तरह तरक्की करे, खुशहाल हो, उसके लिए हम यत्न करेंगे और जल्दी शांति होगी वहाँ। जी, सोम प्रकाश जी, किरण रिजिजू जी ने आज राहुल गांधी जी के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि मणिपुर में सेना को लगा लेना चाहिए, 2 दिन का काम है सारी चीजों को हैंडल करने को लेकर के। लेकिन इस पर किरण रिजिजू जी ने कहा कि सेना के माध्यम से हमारी सरकार इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती है, हम संवाद चाहते हैं। तो संवाद तो सर पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट अभी तक निकल के सामने नहीं आया। देखिए, क्या मणिपुर में पहले कानून के समय में हिंसा हुई है, महीनों होती रही है और उसको मिटाने के लिए सभी को यत्न करना चाहिए, चाहे अपोजिशन पार्टी है, चाहे रूलिंग पार्टी है, सभी को यत्न करना चाहिए। देश का हिस्सा है, हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं, उनको समझाना चाहिए, शांति वहाँ कायम करनी चाहिए, ये दोषारोपण नहीं करना चाहिए, सभी को यत्न करके ऑल पार्टी को यूनाइट ऑन दिस इशू और इसको ठीक करना चाहिए। सोम प्रकाश जी, अब मैं अगर आपके मंत्रालय की बात करूं तो इन 4-5 सालों में क्या कुछ अचीवमेंट्स रहे आपके मंत्रालय के? देखो, हमें खुशी है कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बना है, सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी भारत बना है। पहले 10वें नंबर पर था 2009 में, ये अब 5वें नंबर पर पहुंचा है और बहुत जल्दी 2-3 सालों में ये तीसरे स्थान पर पहुंचे। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तेजी से देश तरक्की कर रहा है। देश की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हो रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा यहाँ आता है इन्वेस्टमेंट की है, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि लिबरल पॉलिसी है, ऑटोमेटिक रूप से इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत सारी स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट ने शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने PLA स्कीम, जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, बहुत सारे दिए गए हैं ताकि इम्पोर्ट को कम किया जाए, यही प्रोडक्शन हो, देश में प्रोडक्शन हो। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम जाने के लिए कर रहे हैं और बहुत सारी स्कीमें, जो गति शक्ति स्कीम है, इंटेलिजेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। दुनिया के बहुत लोग इसको जहाँ स्टडी करने आते हैं, जो गति शक्ति स्कीम शुरू की है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक जो HMCI और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% कहते हैं, उसको 10% से नीचे लाया जाए, इसके लिए हम यत्न कर रहे हैं। इसलिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो देखती है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हो। और बहुत सारे और स्कीमें शुरू की गई हैं जिससे देश तेजी से आगे बढ़े। ऐसे और स्कीमें विकास के लिए इंडस्ट्री पर बोलो तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 11 बन रहे हैं, उस पर 32 मॉडर्न सिटी बन रहे हैं। 8 में तो 4 पर काम कंप्लीट हो गया है, 4 पर और तेजी से काम हो रहा है। ये प्लग एंड प्ले जो सिस्टम होता है, अपने बाहर इंडस्ट्री लगाए, प्लग और प्ले, उसमें किसी के कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ पहले हुआ होता है। इस तरह इंडस्ट्री को लगाने के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए भारत सरकार कोशिश करती है और स्टेटों के साथ मिलकर काम करती है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश तेजी से तरक्की कर रहा है, तेजी से खुशहाल हो रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि 2047 में देश विकासशील देश से विकसित होगा, हम इसके गवाह हैं कि हमने इसकी फाउंडेशन डाली है और 2047 में लोग देखेंगे देश दुनिया का एक विकसित देश होगा और इस पर हम सब गर्व कर रहे हैं। जी, सोम प्रकाश जी, अगर मैं आपके मंत्रालय की अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो लगभग कितने स्टार्टअप इस सरकार में हुए, या फिर ये कहें कि पिछले हम 4-5 साल के ब्यूरो जो रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो लगभग कितने स्टार्टअप आप लोगों ने किए होंगे? 2016 में स्टार्टअप की स्कीम प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी, उस वक्त 428 स्टार्टअप थे इंडिया में और बहुत तेजी से स्टार्टअप देश में बने हैं। आज देश तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का बना है और तकरीबन 1 लाख के नजदीक स्टार्टअप बन चुके हैं
बहुत खुशी की बात है, बहुत तेजी से स्टार्टअप ने काम किया है और बहुत सारे इंसेंटिव यंगस्टर्स को वो अपना काम शुरू कर सकें। यंगस्टर्स नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले ना बने, अपना काम शुरू करें। उसमें बहुत सारा उनको इंसेंटिव भी दिए गए हैं। फंड्स ऑफ फंड स्कीम के जरिए उनको फंड्स का इंतजाम किया जा रहा है, उनको लोन देते हैं, उसकी क्रेडिट गारंटी स्कीम भी की गई है। इसी तरह बहुत सारी स्कीमों के लिए इनकम टैक्स में 3 साल की वेट दी गई है और उन्होंने कोई जल्दी काम छोड़ना हो, फास्ट ट्रैक में उनका काम होता है और तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके इनकम टैक्स की वेट है। बहुत सारे इंसेंटिव स्टार्टअप को दिए गए हैं ताकि तेजी से इसमें स्टार्टअप में जैसे भारत में एक नया कीर्तिमान स्टार्ट किया, तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्टार्टअप बना है, ये हमें गर्व की बात है। जी सोम प्रकाश जी, नया गठबंधन जो बना विपक्षी दलों का, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इंडिया का जो टक्कर होगा एनडीए से, क्या 2024 में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी या फिर ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी एकता है? कोई टक्कर नहीं। प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट में कहा है अगली बार प्रचंड बहुमत से एनडीए जीतेगा और पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर आएगा। ये फ्रस्ट्रेशन की बात है, किसी न किसी ढंग से नाम जोड़ बदल कर रखते हैं, किसी को लाभ होने वाला नहीं है। देश का दुनिया में प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व सारी दुनिया स्वीकार करती है, इसलिए देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा और अगली 2024 में एक प्रचंड बहुमत से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। सोम प्रकाश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बयान देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, वो तो कहने की बात है, नीतीश कुमार आपका पूरी तरह बहुत कम वोटर से उनकी सीटें आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब वो छोड़कर चले गए हैं, ऐसी बातें करते हैं। ये सामने आ जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। ये तो जैसे प्रधानमंत्री का प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, हमें इसमें कोई शक नहीं करती जी। सोम प्रकाश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों के चुनाव है, ऐसे में जो 4-5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं और उसका लोकसभा का जो चुनाव होने, क्या इसके अंदर मणिपुर हिंसा हो गया या फिर हरियाणा के नूह की हिंसा हो गई, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे बीजेपी के कुछ माइनस मार्किंग होने की आशा आप लोगों को है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व, देश का विकास, देश की तरक्की, ये बातें लेकर जाएंगे लोगों में और लोग भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को भारी बहुत जिताएंगे। जो स्टेटों में दोनों इलेक्शन होने होते हुए जीतेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जी सोम प्रकाश, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा बीजेपी बनाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये संविधान की भी मांग है, विधानसभा की भी मांग थी और इसमें करना चाहिए। एक ही काम के लिए वक्त डिफरेंट लोगों को नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। लेकिन इसको पार्टियों को साथ मिलकर इसका साथ देना चाहिए ताकि सबके साथ सबका एक जैसा शुरू को ये करना चाहिए। जी सोम प्रकाश जी, अपना हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।